आपका सिलेबस मैं आधा करने जा रहा हूं। एक ऐसा क्वेश्चन जो 26 स्टेट्स में आया हुआ है। आप जानना चाहोगे ना कि आपके स्टेट में किस तरह का पेपर आएगा। Let someone prove that how great knowledge he is having biology. Let VB NTSC scholar. Hi friends. 40 days to NTSC, 40 days to the big dream that we all been looking for probably last 2 years. इन 40 दिनों का बेस्ट जूस कैसे निकाला जाए so as to convert a probable failure into a success. So let's start with. So 40 days, the big questions that go on that creeps into the mind of every probable aspirant of NTSA are I'll answer some of very important questions in this session. Next, strategy for 40 days is something that I will cover. I already told you. जो पहला क्वेश्चन चलता है स्टूडेंट्स के दिमाग में वो है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं सर, अब 40 दिनों में क्या छोड़ दें, क्या करें। दूसरा जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा चलता है कि कितने घंटों की पढ़ाई अब जरूरी है, क्या सर अब सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं, सर 4 घंटे सोना है या फिर 4 घंटे पढ़ना है दिन भर के, क्या करना है। सो मेनी ट्रक लोड्स ऑफ सजेशंस कमिंग फ्रॉम एवरी कॉर्नर। तो कितने घंटे की पढ़ाई अब इन 40 दिनों में रखना चाहिए आइडियली। फिर जनरली एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आईआईटी का ऑल इंडिया टॉपर गमन में भी चलता है कि आई फील दैट आई एम नॉट दैट प्रिपेयर्ड फॉर एनटीएससी। सो ये भी एक क्वेश्चन कई बार चलता है। सो व्हाट इफ आई डोंट गेट सिलेक्टेड एनटीएससी, एक डर हमेशा मन में कि मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं, मेरी तैयारी है या नहीं। इन सभी चीजों का आंसर जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है कि जस्ट चिल, डोंट वरी एंड लिसन मी आउट केयरफुली, बिकॉज आफ्टर दिस वीडियो विल गेट ओवर, आपका बोझ बहुत ज्यादा हल्का होने वाला है। क्योंकि जो पहली चीज मैं आपके लिए करने जा रहा हूं वो मिरेक्युलस है, और वो है कि आपका सिलेबस मैं आधा करने जा रहा हूं या शायद उससे भी कम। अब आप कहेंगे कि सर अगर ऐसा था तो आप हमको एनटीसी के पहले दिन बता देते जिस दिन एनटीसी गुरु ऐप सब्सक्राइब किया था। तो मैं कहूंगा ऐसा इसीलिए मैंने नहीं किया क्योंकि आपको पढ़ना तो पूरा ही सिलेबस चाहिए सीरियसली, बट अब चूंकि 1 महीना बचा है, so it's time not to study the entire syllabus but to have some smart strategies adopted. So my first job is amazingly squeezing the syllabus now, and how I am gonna be doing this is through a technique which I have drafted for last 15 years and carried out very successfully for NTSC aspirants, is divide the topics today only by SAW technique. SAW technique से अपने topics को divide करिए। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, नेचुरली योर क्वेश्चन वुड बी लाइक दिस। नाउ सॉ टेक्निक होती क्या है? नाउ व्हाट इज सॉ टेक्निक? आज के दिन अब इस लेक्चर के बाद में आप सबसे पहले अपना एक रजिस्टर और एक पेन लेके बैठिए, और उस रजिस्टर पेन के साथ में आप करना जो शुरू करिए वो ये कि अपने किसी भी, जैसे मान लीजिए आपने मैथ लिया, तो मैथ में आपके कुछ टॉपिक स्ट्रांग होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ वीक होंगे। जैसे मान लीजिए इन ऑल देयर आर 22 टॉपिक्स ऑफ मैथ इन एनटीएससी फर्स्ट फेज। तो ये जो 22 टॉपिक्स है एनटीएससी फर्स्ट फेज में, 2 साल या 1 साल जितने भी समय से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ाई करते करते खुद के बारे में कुछ चीजें समझ में आने लग गई होंगी। जैसे आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, आप एवरेज किन में हैं और आप वीक किन में हैं। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब आप ये समझ लीजिए कि 7 to 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स यू क्रैक द क्वेश्चन, आपसे जनरली क्वेश्चन क्रैक हो जाते हैं वो आराम से। एवरेज टॉपिक वो है जिसमें आप ये मान के चलिए कि 60% ऑफ द केसेस, 70% ऑफ द केसेस, 60% तक भी मैं क्वेश्चन क्रैक कर लेता हूं। और वीक वो हैं जिसके बारे में आपको ऐसा लगता है कि जनरली इन क्वेश्चंस को देख के ही मुझे इच्छा होती है कि प्रोबेबली इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ये टॉपिक्स मुझसे नहीं होंगे, दीज आर नॉट माय कप ऑफ टी। तो ऐसे टॉपिक्स को हम वीक कह रहे हैं, और हर स्टूडेंट के दिमाग में बाय एंड लार्ज ये डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी का स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का स्ट्रॉन्ग थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा, वो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक। तो मैथ को मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। सॉ टेक्निक क्या है? सॉ टेक्निक जो मैंने डिवाइस की थी इतने साल पढ़ाने पर, वो ये थी कि आप अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक इनमें डिवाइड कर दीजिए। अब मान लीजिए मैं एक मैथ का एग्जांपल लूं तो 22 टॉपिक्स मैथ में है, उसमें स्ट्रॉन्ग मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के हैं से 8 टॉपिक्स आर स्ट्रॉन्ग। For example, 10 topics, let's say 10 topics are on the average side. तो 8 और 10 18, 4 remaining topics are the weak ones. 4 जो है वो आपके रिलेटिवली कमजोर हैं। तो अब आपने क्या करना है अगले 40 दिन तक, सुन लीजिए। सॉ टेक्निक आपसे ये कहती है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो हैं, जो 8 टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स को आप
सिर्फ एक ही चीज करेंगे और वो है इसके टेस्ट देंगे। आप सप्ताह में 2 टेस्ट, 1 टेस्ट, 3 टेस्ट, वो आप डिसाइड करिए। मेरा मानना है कि वीक में 2 टेस्ट पर्याप्त हैं। लेकिन मान लीजिए आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को आप निकाल लीजिए उनके क्वेश्चंस ऐप से या किसी बुक से, और उनका एक टेस्ट आप सप्ताह में 2 टेस्ट दीजिए। सो 2 टेस्ट इन अ वीक इज सफिशिएंट फॉर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। टेस्ट देने के बाद में आप उसको रिवाइज फॉर्मूला, दूसरी चीज। और तीसरी चीज जो यहां पे लिखी हुई नहीं है वो ये है कि टेस्ट दीजिए। टेस्ट में जो चीजें आपको आ गई बहुत अच्छा, नहीं आई उसे याद कर लीजिए, मेमोराइज इट। तो आपको याद रखना है कि टेस्ट, मेमोराइज और रिवाइज फॉर्मूला। टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा अगर आप उसकी जो चीज नहीं आई उसको मेमोराइज नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 20 क्वेश्चन का आपने टेस्ट दिया क्लॉक्स एंड कैलेंडर का। उस क्लॉक्स एंड कैलेंडर मान लीजिए आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो क्लॉक्स एंड कैलेंडर का आपने 20 क्वेश्चन का टेस्ट दिया। उस 20 में से आपको मान लीजिए 15 क्वेश्चंस बन गए, 14 क्वेश्चंस आपके बन गए। द रिमेनिंग क्वेश्चंस, अगर ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सॉरी, तो आप उसको मेमोराइज कर लीजिएगा। अगर आपके मैथमेटिकल पोर्शन है तो आपको मेमोराइज करने का सवाल ही नहीं उठता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। अदरवाइज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अगर आप ये टेक्निक लगा रहे हैं, सॉर्ट टेक्निक, तो आपने करना यह है कि बायोलॉजी का टेस्ट उन टॉपिक्स का दिया जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे। उसके बाद में जो क्वेश्चन नहीं आए उनके आंसर मेमोराइज कर लिए बिना सोचे समझे सीखे कुछ भी। अभी आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के टेस्ट देंगे। टेस्ट में से जो क्वेश्चन आपको नहीं बने उनको आप आंसर सीधे याद कर लेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, ताकि कल को अगर एनटीएससी में उसी में से कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको आंसर याद रहे। अगर ये आपका मैथ जैसे टॉपिक्स हैं तो इस मामले में आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है जो आपको ना आए उसके आपको सॉल्यूशन देखने के, सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसके, ताकि कल को अगर वो क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्यूशन करने का तरीका पता रहे। और दूसरी चीज, रिवाइज द फॉर्मूला रिवाइज करिए। तो कहने का मतलब ये है कि इन शॉर्ट द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज फॉर स्ट्रॉन्गर टॉपिक्स ऑफ योर्स यू आर नॉट सपोज टू नाउ रीड एनीथिंग। अब आपको उसमें पढ़ना कुछ नहीं है। तो ये जो आपके अगले 7 दिन है, मान लीजिए इन अगले 7 दिनों में या 40 दिनों में आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक को नहीं पढ़ना। यू आर नॉट सपोज टू रीड इट, यू जस्ट सपोज टू टेक द टेस्ट। आया ठीक, नहीं आया याद कर लीजिए। और दूसरा, चलते उठते बैठते खाते पीते जब आपके पास बड़ा लेजर टाइम होता है, जैसे मान लीजिए आप ब्रेक लेना चाहते हैं, आप टीवी के सामने बैठे हुए जो आपको बैठना नहीं चाहिए, मेरा साफ मानना है, आप गार्डन में थोड़ा सा वॉक करने के लिए निकले हैं, ऐसी कोई चीज अगर आप कर रहे हैं जब आपको पढ़ने का बहुत ज्यादा समय मन नहीं कर रहा है, थोड़ा ब्रेक लेने का कर रहा है, उस समय फॉर्मूला को जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के उनको रिवाइज कर लीजिए। हाथ में कागज पे स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला को रिवाइज ले लीजिए, बहुत बढ़िया, उतना पर्याप्त है। 8 टॉपिक गए, 10 आपके एवरेज है मान लीजिए। जैसे हमने एक जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, आउट ऑफ 22 टॉपिक्स 10 आपके एवरेज है। अब ये 10 को भी आपने पूरा एक साथ नहीं पढ़ना। इन 10 को आज ही अपने रजिस्टर में डिवाइड करिए 2 टॉपिक्स में। वन इज पार्ट ए विच इज कॉल्ड फोकसिंग टॉपिक्स, और दूसरा है पार्ट बी विच इज नॉर्मल टॉपिक्स। अब ये फोकसिंग टॉपिक्स का मतलब क्या होता है? इन 10 को भी मैं आपको कम करके दे रहा हूं, और वो इस तरीके से कम करके दे रहा हूं कि इन 10 में आप पार्ट ए में फोकसिंग टॉपिक्स को अलग लिखिए। इसका मतलब होता है पिछले सालों के पेपर्स को, जो एनटीसी गुरु ऐप पे आपको अवेलेबल है ही अपने अपने स्टेट्स के, उन पेपर्स को ध्यान से देखिए और उन पेपर्स को आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंशियल में आप उनके क्वेश्चंस को अरेंज करिए कि इन 10 टॉपिक्स में से जो एवरेज है, मेरे एवरेज हैं, उन 10 टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक्स सबसे ज्यादा पूछे गए हैं उनको सबसे ऊपर रखिए, और जो टॉपिक्स रिलेटिवली कम क्वेश्चंस पूछे हैं उनको नीचे रखते जाइए। सो नाउ यू आर हैविंग अ लिस्ट ऑफ पार्ट ए टॉपिक्स जो आपको फोकस करना है, और वो पार्ट ए डिपेंड करता है आपके स्टेट ने किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन पूछे हैं। जिनके ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं 10 में से, मान लीजिए आपके जो 10 टॉपिक्स है, इसमें से 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए रिलेटिवली, और 5 टॉपिक्स के रिलेटिवली कम है। तो 5 टॉपिक्स आपका पार्ट ए बनेगा फोकसिंग टॉपिक्स, और 5 टॉपिक्स आपका पार्ट बी बनेगा जो कि नॉर्मल टॉपिक्स हैं। इसको आप 60% ले लीजिए। 6 टॉपिक्स अगर 10 में हैं तो आपके पार्ट ए बन गए मान लीजिए, वो आपके ऊपर है। अब आपको ये जो 5-6 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपके स्टेट ने एनटीएससी फर्स्ट फेज में क्वेश्चंस ज्यादा पूछे हुए रिलेटिवली, उनके अंदर जो टेक्निक अप्लाई करनी है वो है कि सबसे पहले आप मान लीजिए अगर थ्योरेटिकल है कोई चीज है तो अंडरस्टैंड इट, क्योंकि आपने उसको पढ़ना है, अभी आपने उसको पढ़ा भी नहीं है अगर, तो टेस्ट देने हैं। टेस्ट देने के बाद वही टेक्निक अपनानी है। आया ठीक, नहीं आया तो आंसर मेमोराइज कर लेना है। मैं आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात बता रहा हूं फिलहाल, फिर समझिएगा। सोशल स्टडीज है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, पढ़िए। पढ़ चुके हैं तो ये प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं, स्किप करिए। टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए, अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मेमोराइज कर लीजिए। और वो अगर हो जाए, इन थ्योरी आपको करना है,
समझ गए आप मेरी बात को? सो फोकसिंग टॉपिक्स मैंने नीचे लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अवेलेबल ऑन एनटीएससी गुरु, डाउनलोड द सेक्शन। आप अगर एनटीएससी गुरु ऐप के सब्सक्राइबर हैं, चाहे आप प्रीमियम सब्सक्राइबर से फुल कोर्स के या आप क्रैश कोर्स के सब्सक्राइबर से, आपको उसका एक्सेस होगा, डाउनलोड सेक्शन जाके डाउनलोड करिए। अब ये जो बचे हुए आपके 4 टॉपिक्स हैं, जो आपके 10 एवरेज टॉपिक्स में से आपके स्टेट में कम पूछे जाते हैं, फिर भी रिलेटिवली थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, उनमें तो आपको वही करना है जो आपने स्ट्रॉन्ग किया। टेस्ट दीजिए, आया क्वेश्चन ठीक मेमोराइज कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि विपिन सर जिस चीज के बारे में हमें मालूम ही नहीं है, से फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म, से फॉर एग्जांपल पावर शेयरिंग, से फॉर एग्जांपल एनी अदर चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, अब उसके बारे में हमें उतनी नॉलेज ही नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो ये पोर्शन हम करें कैसे? याद रखिएगा, इसे हाथ भी नहीं लगाना, इसे सिर्फ टेस्ट और मेमोराइज स्ट्रॉन्ग हो। इसे समझना है, टेस्ट देना है, याद करना है, नहीं आया तो कोई चीज 20 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, उस 20 क्वेश्चन के टेस्ट में से आपको बने 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, वो 12 क्वेश्चन ठीक है, दैट्स ग्रेट। 8 क्वेश्चंस मेमोराइज इट, मार्क इट, प्लीज डू नॉट टॉक आइडियल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी आर एट बैटल ग्राउंड। तो पहले इन्हें खत्म करिए। जब आप इन्हें खत्म कर चुके होंगे तो आपके पास अब ये 8 टॉपिक्स हो चुके हैं, ये 6 टॉपिक्स आपके जो फोकसिंग टॉपिक्स से वो हो चुके हैं। अब आप जा रहे हैं बचे हुए उन 4 टॉपिक्स पे जो आपके नॉर्मल टॉपिक्स है, जिस पे आपकी रीडिंग भी अभी उतनी नहीं है। सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टू जस्ट हैव अ गुड बुक, just have questions from NTC Guru app for power sharing, memorize it like anything, याद कर लीजिए। याद रखिए साहब, जंग देयर इज नो, इंग्लिश में कहावत है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस एंड देयर इज नो अलिबी टू फेल्योर। आपकी सक्सेस पे कोई कारण नहीं पूछता और आपके फेल्योर का कोई एक्सक्यूज नहीं सुनता। इसीलिए आपको एनटीएससी में सक्सेस चाहिए हो तो अब सिर्फ इसके लिए जो आपके पास टाइम बचा है वो है मेमोराइज इट बाय हार्ट, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। वीक की जहां तक बात आई, उसके लिए मेरा साफ कहना है भूल जाइए। आई एम क्लियरली सेइंग इट, फॉरगेट इट नाउ। Now those topics do not exist for your preparation. If you gonna be studying these topics now, you are just wasting your precious time unless and until you exhausted with these 2. अगर आपके ये खत्म हो चुके हैं, 8 ये 10 ये, और इन 10 में भी मैंने आपको डिवीजन बता दिया है, पहले आपको फोकसिंग टॉपिक्स करने हैं, फिर आपको नॉर्मल पे आना है, ये आप खत्म कर लें तब जाके नंबर लगेगा। 18 खत्म कर लें तब इन 4 का, ये भी किसी एक मैट नाम की चीज में मान लीजिए, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो यही चीज आपको सोशल में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब में करनी है, मैथ्स में करनी है। तो मेरा मानना है कि सबसे बड़ी तरीका ये है कि वीक टॉपिक को हाथ मत लगाइए। आई बीन टीचिंग स्टूडेंट्स एनटीएससी एस्पिरेंट्स फॉर लास्ट 15 years, क्रैक्ड रिकॉर्ड्स आफ्टर रिकॉर्ड्स इन दिस एग्जामिनेशन, so I can tell you with great confidence and aplomb, follow the SAW technique. This is a miraculous technique, we have experimented it a lot for so many years. So, अब आपको एक हाइपोथेटिकल केस जो मैंने लिया है उसमें 100 टेक्निक से आपको सिर्फ 10 टॉपिक करने हैं 40 दिन में। क्यों? क्योंकि 8 टॉपिक्स तो आपके स्ट्रांग हैं, 10 आपके एवरेज हैं। 100 टेक्निक कहती है कॉन्सेंट्रेट हेविली ऑन योर एवरेज टॉपिक्स। स्ट्रांग को भूल जाइए, उसके सिर्फ टेस्ट दीजिए, नहीं आए याद करिए। एवरेज पे कॉन्सेंट्रेट करिए, अंडरस्टैंड करिए, उसके टेस्ट दीजिए, नहीं आए मेमोराइज करिए। उसको 2 हिस्सों में बटा के जैसे मैंने आपको बताया वैसा करना है। तो स्टूडेंट्स, अभी जो बेस्ट ऑफ द थिंग मैंने आपके लिए करके दी है वो ये है कि अब आपका कोर्स क्विज हो चुका है। याद करिए 22 चैप्टर थे हमारे हाइपोथेटिकल एग्जांपल में, 22 चैप्टर्स वर देयर एट द स्टार्ट एंड वी स्क्वीज्ड इट डाउन नाउ टू ओनली 10 टॉपिक्स। सो 10 टॉपिक्स कुड बी इजीली डन इन 40 days, बिलीव मी। तो ये आपको करना है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस जंक्चर, आई वांट टू टेक अ ब्रेक फॉर माय कलीग्स। They will come one by one and will try and brief you that what should be modus operandi, what should be the ideal game plan to win this battle. So I invite now Professor Rohit Girdhar, who will brief you about the greatest of the tips for MAT, a subject, a topic which is 50% of NTSE. So best of luck from my side, friends. Thank you. Hi Rohit. Thank you, Vipin sir. It was indeed a fantabulous presentation and speech. So, hi friends, I am Rohit. As sir has already introduced me. और मैं बात करूंगा मैट की. When I say MAT, I am talking about 50% of total NTSC. So, let us start with tips of MAT और देखते हैं कैसे अगले 40 दिनों में हम मैट को क्रैक कर सकते हैं. How we can maximize our score. तो मैं आपको लेके चलता हूं दूसरी चीज पे, जो कि सर ने, विपिन सर ने बहुत क्लियरली आपको समझा दी है कैसे अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को हैंडल करना है, एवरेज एरियाज को हैंडल करना है और वीक एरियाज को हैंडल करना है. यूज दैट टेक्निक. देखो भाई, ऐसा है
या तो खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ या उसकी स्ट्रैटेजी मानो जिसने उस चीज में काम किया है। एज एनटीएससी गुरु, दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म वेयर one or two people are associated. We have a formidable team and we have done research. और इन सारी चीजों से निकल के आया है कि अगर ऐसा ऐसा करोगे सक्सेस मिलेगी। तो जस्ट फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। आगे देखते हैं क्या करना है। वेरियस टॉपिक्स का, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का आपको बता दिया गया है, आपको टेस्ट देना है। गिव टेस्ट, मोर एंड मोर टेस्ट। और अगर मेरा कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, मान लीजिए मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है मिसिंग कैरेक्टर, तो भाई मिसिंग कैरेक्टर के अगर 7 सवाल भी आते हैं, आई शुड बी एबल टू क्रैक ऑल 7 ऑफ देम। टेस्ट दो और टेस्ट दो, गिव मोर टेस्ट। एवरेज टॉपिक का क्या करना है, यू हैव टू कंसोलिडेट 1 एवरेज टॉपिक इन 2 days। ज्यादा समय नहीं है ना हमारे पास। जो भी आपका एवरेज टॉपिक है, हर इंसान का एवरेज टॉपिक अलग होगा, स्ट्रॉन्ग टॉपिक अलग होगा। आपका जो भी एवरेज टॉपिक है, एक टॉपिक को 2 दिन में करो और वीक टॉपिक जब समय मिलेगा करेंगे। राइट, सो वी आर वेरी क्लियर, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। देखो बच्चों, ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क। ऐसा नहीं है कि एक गुलाबी रंग का क्वेश्चन है और एक हरे रंग का क्वेश्चन है और गुलाबी वाला 2 नंबर का है, हरे वाला 1 नंबर का है। अरे यार, जो समझ में नहीं आता उससे भी 1 नंबर मिलने, जो समझ में आता है उससे भी 1 नंबर मिलने। तो पहले अपनी एनर्जी वहां लगाओ जो समझ में आता है, उसके बाद अगर एनर्जी बचे तो उसको करो जो समझ में नहीं आता। वरना क्या होगा, इन द थर्स्ट ऑफ डूइंग क्वेश्चंस व्हिच यू डू नॉट नो एंड टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे, यू विल टेक मोर टाइम। आपका स्ट्रॉन्ग एरिया जो है वो भी रह जाएगा, एवरेज एरिया भी रह जाएगा। So optimize your score. Take regular test. After a point of time, it's all about test, test and test. जब मैं वीडियो देखता हूं या एक इंडिविजुअल क्वेश्चन करता हूं, बन जाता है, मैं खुश हो जाता हूं। तकलीफ क्या, तकलीफ है? तकलीफ ये है, जब मैं एक एक क्वेश्चन करता हूं, 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, तो मेरे ऊपर प्रेशर कम होता है। जब मैं टेस्ट देता हूं 1 घंटे का, देखो भाई एनटीएससी आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे 120 मिनट के, आपको फुल लेंथ टेस्ट देने ही देने हैं, आपको सेक्शनल टेस्ट देने ही देने हैं। सबसे पहले तो आपको आदत डेवलप करनी है 2 घंटे प्रेशर सिचुएशन में 2 घंटे में प्रेशर सिचुएशन में बैठने की। तो उसके लिए आप टेस्ट दीजिए, 2 चैप्टर स्ट्रॉन्ग के, 2 चैप्टर एवरेज के और वीक, जब समय मिले तब। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उस दिन एग्जामिनेशन वाले दिन आपको लगेगा, अरे यार मैं तो ये सब कर लेता था पर आज मुझसे सवाल सॉल्व नहीं हुए। तो जिस दिन आप एक्चुअल एग्जामिनेशन दोगे और आपने 4-5 मॉक टेस्ट नहीं दिए फुल लेंथ के, उससे पहले प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब व्हाट विल हैपन इज, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप 13 में मार्क करके आ जाओगे। व्हाट विल हैपन इज, रिमाइंडर आपने 1 लिया वो भूल जाओगे। सिली मिस्टेक्स यू विल डू। तो एग्जामिनेशन देने की तैयारी, टेस्ट देने की प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। ऑलराइट, आगे देखते हैं। अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सवाल सॉल्व हो गया, जुगाड़। समझो व्हाट मेथड यू हैव यूज्ड, समझो व्हाट जुगाड़ यू हैव यूज्ड, समझो हाउ डिड यू रीच टू द एंड। क्योंकि आज अगर आपका बेसिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप अगला सवाल जो उसी कॉन्सेप्ट पे है बहुत आसानी से कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूं, विच इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। बोलो, काफी लोगों के दिमाग में पहला रिस्पॉन्स आता है 1, फिर उन्हें लगता है अरे नहीं यार 1 तो नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो विच इज द लोएस्ट प्राइम नंबर? 2। विच इज द लोएस्ट इवन प्राइम नंबर? देयर इज ओनली 1 इवन नंबर विच इज प्राइम। ये बेसिक फंडे अगर क्लियर होंगे ना, तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं। गेट योर बेसिक्स राइट, डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? So when you take test of your strong math topics, set a timer. स्ट्रांग हो कोडिंग डिकोडिंग में, स्ट्रांग हो मिसिंग कैरेक्टर में, स्ट्रांग हो नॉन वर्बल सीरीज में। 15 मिनट में 30 सवाल कर लेते हो तो चलो 14 मिनट में करो अगली बार। अच्छा 13 में करो, 12 में करो। टाइमर सामने रख के बैठो। टाइमर सामने रख के बैठने में क्या होगा, आपको पता चलेगा कि अरे यार इतने समय में मैं कितना कर सकता हूं और मेरा परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो रहा है। ऑलवेज रिड्यूस द टाइम। जब तक प्रेशर नहीं आएगा, थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। फिर उस दिन आपको सरप्राइज लगेगा, क्योंकि उस दिन तो प्रेशर आएगा अगर आप प्रेशर ले रहे हो तो। गेटिंग द आइडिया? नेक्स्ट इज, ये पूरा का पूरा मैथ का एनालिसिस, टोटल 22 टॉपिक है। सम टॉपिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी स्टेट्स। तो ये सारे टॉपिक सारे स्टेट्स में पूछे जाते हैं। हमारी टीम ने जो एनटीएससी गुरु में काम करती है, उसने ये खोज के निकाला। दिस इज द एडवांटेज। जब आप एक
अच्छे रेप्यूटेड फॉर्मिडेबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हो, ये सारी चीजें आपकी बहुत हेल्प करती हैं। डेटा है, अगर मैं बोलूं यार ये इंपॉर्टेंट है तो पहला ध्यान इस पे देने का है, तो बाकी छोड़ना है नहीं, बाकी नहीं छोड़ना है। आई विल गेट स्पेसिफिक ऑल्सो, बाकी नहीं छोड़ना है, पर इन सारे टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है। और अब मैं स्पेसिफिक बात करूंगा, मैं बात करूंगा कि किस स्टेट में क्या होता है, कुछ स्टेट्स के एग्जाम्पल दूंगा आपको। जैसे अगर आप ओडिशा में रहते हैं, वहां पे पढ़ाई करते हैं, 12% क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्लॉक्स एंड कैलेंडर। लो भाई 100 में से 12 क्लॉक एंड कैलेंडर। करना क्या है, A to Z क्लॉक एंड कैलेंडर की थ्योरी पढ़ लो, सारे सवाल कर लो अगर आप ओडिशा के हो। क्यों? क्योंकि आपको तो बता दिया ना 12 सवाल आएंगे, फिर भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। और अगर आप किसी और स्टेट में हो तो इस टॉपिक से 5 सवाल आते हैं। ये सारी चीजें, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ये हुई उड़ीसा की बात। अब आप इन स्टेट्स में अगर रहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आप पंजाब में रहते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, ऑल द नेम्स व्हिच आर विजिबल हियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सरप्राइज, 30% of the questions which are asked in maths, they are which are asked in math, they are from pure mathematics, class 8, 9, 10, average, percentage, profit and loss, ये मैथ में पूछ लेता है। तो उस दिन ये मत बोलना ये तो चीटिंग है। चीटिंग नहीं है, आपको बता दिया, ये हमारी रिसर्च टीम ने बताया 30% ऑफ मैथ मैथमेटिक्स से आता है। तो कोई चीटिंग नहीं है, ये मैथ्स के अलावा का मैथ्स है जो इन स्टेट वालों को मिलेगा। किस तरह के सवाल पूछता है? ऐसे सवाल पूछता है। क्या ये कठिन सवाल है? यार क्या पता, अगर आपको ये टॉपिक आता है तो कठिन है, तो सरल है, नहीं तो कठिन है। लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू, यू विल गेट सम आइडिया किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। Deepak's salary is reduced by 10% in order to have his salary back to the original amount. It must be raised by how much percent? अच्छे से पढ़ो, ये 30% वाला ही मामला है, ठीक। मैथमेटिक्स जिसमें रीजनिंग है, या फिर वो चाहता है इसमें रीजनिंग अप्लाई करो और इसका जवाब दो। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? एक है दीपक, उसकी सैलरी नहीं दी तो 100 रुपए ले लो। तो दीपक की सैलरी 100 रुपए, 10% रिड्यूस की, 100 का 10% निकालते हुए आना चाहिए मेंटली। कैसे निकालते हैं? कोई भी नंबर का 10% निकालने के लिए राइट हैंड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, आ गया 10%। और 1% निकालने के लिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। तो 100 का 10% होगा 10 और 1% होगा 1। ये फंडा क्लियर, ठीक। अब देखो रीजनिंग, इसको लिख के करेंगे तो मैथमेटिक्स, दिमाग लगा के करेंगे तो रीजनिंग। तो दीपक की सैलरी 100 रुपए थी, 10 कम हो गई, कितनी हो गई? 90। अब इस 90 को कितना बढ़ा दिया जाए सो दैट इट बिकम्स ओरिजिनल, यानी 90 को 100 तक पहुंचाना है। 90 में क्या ऐड करना चाहते हो? 10 रुपया ना, 10 रुपया ऐड करोगे तो वो 10 रुपया 90 का कितना परसेंटेज है? वी विल नॉट यूज एनी पेन एंड पेपर। देखो भाई 90 का 10% होता है 9, तो 90 प्लस 9 क्या हुआ? 99। तो यार ये तो हो नहीं सकता, ये तो 8% है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो 10% है, 10 के ऊपर ही होगा। तो ऑप्शन सी आंसर है या डी? अभी सी आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 90 का 1% है 0.9, बताया था ना टेक्निक। तो 10% 9 और 1% 0.9, तो 9.9, 99.9 पे पहुंच गए। 90 प्लस 9.9 आ तो गया आपका आंसर, 100 तक पहुंच तो गए, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ो। देखो बच्चों ये एकदम डिफरेंट एग्जाम है, इसमें मुझे स्टेप बाय स्टेप करने की जो आदत है, जिसमें टीचर गुड देता है, वेरी गुड देता है और स्टार बनाता है, उससे बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि इसमें एक ही सच्चाई है, वो ये कि कौन सा ऑप्शन सही है। वी आर लिविंग इन कोविड टाइम्स, आपने देखा होगा गूगल फॉर्म्स के थ्रू भी पढ़ाई हो रही है, तो लॉट ऑफ यू आर यूज्ड टू ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड मैटर्स नॉट द मीन्स। तो हमने इसको ओरली किया। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया एक बार फिर वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, शायद आपको समझ में आ जाए। तो दिस इज द काइंड ऑफ मैथमेटिक्स जो दिल्ली, पंजाब, गुजरात, एमपी, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, हरियाणा, इसमें पूछा जाता है मैथ सेक्शन के अंदर। सो नो सरप्राइज फॉर यू इफ यू आर फ्रॉम वन ऑफ दीज स्टेट्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। टू कंक्लूड, हाउ स्टेट्स रिस्पॉन्ड टू एनटीएससी मैथ। हर स्टेट का अपना अपना तरीका है। एडवांस लेवल, मॉडरेट लेवल, पढ़ लो भाई आप किस स्टेट के हो, और इजी, आप मध्य प्रदेश के हो, एपी के हो, आसाम के हो, गुजरात के हो, झारखंड के हो, कांग्रेचुलेशंस, आपका पेपर आसान आएगा। सिर्फ तुम्हारे लिए आसान थोड़ी आएगा, सारे बच्चों के लिए आसान आएगा। देखो ये सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका इंप्लीकेशन क्या है और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। मैं यार मध्य प्रदेश का हूं, ठीक, मेरा पेपर आसान आने वाला है, सबके लिए आसान होगा। आसान मतलब सरल क्वेश्चन जो जल्दी सॉल्व हो जाए। तो क्या होगा, मेरा कट ऑफ हाई जाएगा। यार सबके लिए आसान,
तो सब लोग सही करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन पूरे 100 के 100 करके आना, ठीक, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग, तो गट फीलिंग पे भी आंसर मार्क करके आना। तो आसान है तो सबके लिए आसान है, सरल है तो सबके लिए सरल है, अगर उसने तैयारी की है तो, और कट ऑफ हाई जाएगा। इफ इट इज एडवांस, मतलब महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हाई लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा लॉजिक स्ट्रांग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा उसको डेसिफर करने में, पर सबको यही लगेगा, तो कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा। तो बात को समझो, अगर आप मॉडरेट में आते हो, अगर आप पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, तेलंगाना, मॉडरेट का मतलब यार 100 सवाल है ना, तो वो कुछ सवाल बनाता है इजी, कुछ बनाता है मॉडरेट, और कुछ बनाता है एडवांस। तो इजी बनेगा कम, एडवांस बनेगा कम, और मॉडरेट बनेगा ज्यादा, राइट। तो अगर आप इन स्टेट्स के हो, आपको तीनों चीजें मिलेंगी, यहां पे इजी ज्यादा मिलेंगे, यहां पे कठिन ज्यादा मिलेंगे। सो द पॉइंट इज आइडेंटिफाई द स्टेट यू आर इन and then focus on the kind of questions which are asked from various topics. Getting the idea? So this is how states respond to NTSC MAT. मुझे लगता है अगर आप इन सारे टिप्स को यूज करेंगे, वो जो विपिन सर ने 100 टेक्निक बताई थी उसको यूज करेंगे, जो पॉइंट्स मैंने आपको दिया, you should be able to comfortably handle NTSC in next 40 days. हमारा क्रैश कोर्स चालू है, if you want you can enroll in crash course. एकदम सही आपको मोमेंटम और डायरेक्शन मिलेगा, 40 दिन का स्ट्रैटेजी मिलेगा, 40 दिन का प्लान मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। ये थी मैट की बात, और मैट चूंकि एक संपूर्ण सेक्शन है, 50% ऑफ एनटीएससी है, उसको सीरियसली लेना है, क्योंकि वो वाले सवाल अभी तक हम करते हुए नहीं आए हैं। ऑलराइट, सो आई विल बी बैक इन सम टाइम, आप मुझे फिर से देखोगे। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट मैथमेटिक्स, मैं आपसे मैथमेटिक्स की बात करूंगा। और अब बारी है सैट की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सैट। तो सैट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी टीम के एक एस्टीम मेंबर डॉक्टर अनुराग सिंह चौहान को। ओवर टू यू अनुराग सर, एंड वेलकम। हाय। सो थैंक यू रोहित सर, एंड मुझे लगता है आप लोगों को काफी टिप्स मिल गए होंगे मैट के, जैसा कि 50% कवर करता है, बट डोंट फॉरगेट अबाउट द सेट। यू नो, नाउ आई विल स्टार्ट विद द सेट पोर्शन। और 100 क्वेश्चंस आते हैं सेट में फ्रेंड्स, जिसमें साइंस में 40 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, यू ऑल नो दैट अबाउट। तो बायोलॉजी की बात करें, स्पेशली अगर साइंस में, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है बायो में, कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आपको लास्ट 40 डेज में हेल्प करने वाले हैं, जो हमारी टीम ने, हमारी एनटीएससी गुरु की टीम ने जो आपके लिए निकाले हैं बेसिकली। और स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से फ्रेंड्स। तो जो विपिन सर ने बताया था, जैसा कि सर ने बताया कि 100 टेक्निक आपको जो अप्लाई करनी है, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन बायोलॉजी डेफिनेटली, एंड इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू, फाइन। एंड नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स के जो टॉपिक्स ऐसे हैं बायो में जिन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हमारा भी एनालिसिस रहा इतने सालों का, लास्ट 15 ईयर्स से जो हमारा एनालिसिस है, वो ये कहता है कि बायो में यूजुअली क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट बेस्ड आते हैं। अगर हम कुछ स्टेट्स को छोड़ दें, जैसे कि दिल्ली को छोड़ दें या फिर हम कर्नाटका को छोड़ दें, तो ये स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं बायो में। तो एक चीज से आप रिलैक्स हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछेंगे, हालांकि मैं बाद में आपको बताऊंगा डेफिनेटली कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट बात करें कि जो 10th के टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, 10th के, उन पर ज्यादा फोकस दिया जाता है। अगर हम स्टेट्स की बात करें लाइक झारखंड, अगर हम बात करें कर्नाटका की, इवन हम महाराष्ट्र की बात करें, तो ये स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 10th के टॉपिक्स पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अदरवाइज अगर हम मोर ओवर बात करें, चाहे दिल्ली की, चाहे हम यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, राजस्थान, गुजरात, ये सभी ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर मोर ओवर 9th और 10th को बराबर प्रेफरेंस दी जाती है। ओके, आपके लिए एक बेनिफिट ये भी है कि अभी आप 10th में हैं, यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी, तो 10th अभी ताजा है आपके लिए, 9th को थोड़ा सा रिवीजन करना अभी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स के जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं बायो में। अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, अभी तक हमारी जो टीम ने एनालिसिस किया है ना, कि कौन से स्टेट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे हैं डायग्राम बेस्ड, लास्ट 3 इयर्स की बात करें, कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा इनफ्रीक्वेंट है, मतलब पूछते हैं वो बट लगातार नहीं पूछते हैं, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें लास्ट 3 इयर्स 5 इयर्स की बात करें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं डायग्राम बेस्ड। ओके, या यूं कहें कि उन्होंने प्रेफर नहीं किया है अभी तक, आगे कर सकते हैं, दैट्स योर लक, यू नो, अगर पूछा गया तो अच्छी बात है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यूजुअली लेबलिंग्स पूछते हैं। और अगर हम जैसे इस क्वेश्चन को भी देखेंगे अगर आप, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, डायग्राम बेस्ड है, लेबलिंग बेस्ड है, बेसिकली आपको लेबलिंग ही करनी है। और एक अच्छी चीज ये है, अगर मैं आपको 2 से 3 टॉपिक्स ऐसे बता दूं
इन टॉपिक्स के ही क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे ना, डायग्राम्स देख लोगे ना अच्छे से, तो मोर ओवर इसी में से आएगा, ऐसा बोल सकते हैं। यस, ऐसा बोल सकते हैं। लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम, लाइक ब्रेन, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मोर ओवर ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके डायग्राम्स अभी तक पूछे गए हैं इन स्टेट्स में, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें या नेक्स्ट स्लाइड की बात करें फ्रेंड्स, तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, या फिर आपको अपने स्टेट में भी ये याद रखना है कि कहीं आपके स्टेट का सिलेबस चेंज तो नहीं हुआ है। जैसे महाराष्ट्र में 2018 में चेंज हुआ था, तो मान लीजिए अगर आपके स्टेट में भी ये चैप्टर्स चेंज हुए हैं या कुछ सिलेबस में चेंज आया है, तो आपके स्टेट में इस चीज को ध्यान रखना है, बिकॉज मोर ओवर जब भी सिलेबस चेंज होता है तो वो जो चेंज सिलेबस है या जो नए टॉपिक्स हैं उन पर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है क्वेश्चंस के लिए। इवन आपको अगर देखें एनटीसी ग्रुप पर इसके बारे में आपको पूरा मिल जाएगा, दीज टॉपिक्स यू कैन फाइंड देयर, डोंट वरी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं बायो में जो काफी फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं अभी तक। मोर ओवर अगर ऑल ओवर बात करें, सारे स्टेट्स को मिला लें, तो कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा पूछा गया है। आई वुड प्रेफर ब्लड, आई वुड प्रेफर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, है ना। बाकी टॉपिक्स आप यहां से चाहें तो नोट कर सकते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस, माय फेवरेट, यू नो, न्यूट्रिशन में, लाइफ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस मेरा फेवरेट है सच में। मेरा मतलब एनटीएससी गुरु में अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन उस पर पूछे गए हैं। यस, अगर आप सारे स्टेट्स ले लोगे ना, सारे स्टेट्स में बिना नाम गिनाए भी अगर ऑल स्टेट्स बोलूं, तो एक क्वेश्चन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बायो में आपके स्टेट वाइज अगर हम देखें कि आपके स्टेट का लेवल क्या रह सकता है ना, आपके स्टेट का क्या लेवल रह सकता है, चाहे हम हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, या हम कर्नाटका की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, उड़ीसा की। तो मैंने या हमारे टीम की बात करें, हमारी टीम ने टॉपिक्स को डिसाइड किया हुआ है, चैप्टर्स को डिसाइड किया हुआ है कि कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लेवल बायोलॉजी में स्पेशली अच्छा आता है, मॉडरेट आता है या इजी आता है। इसके अलावा अगर हम देखें, कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं फ्रेंड्स जहां पर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा रहती है। जैसे मैं अगर स्टेट फॉरवर्ड पूछूं ना हरियाणा का, तो वहां पर क्वेश्चन पेपर अच्छा आता है, लेवल काफी अच्छा होता है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो काफी डिस्क्रिप्टिव रहता है ना, काफी ज्यादा एलेबोरेटिव क्वेश्चंस रहते हैं, हालांकि थोड़े से इजी रहते हैं बट एलेबोरेटिव होते हैं। ठीक है, दे आर रियली टाइम कंज्यूमिंग। ओके, और अगर हम अनसर्टेनिटी की बात करें, बिहार में, कर्नाटका में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। कभी तो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन मिल जाते हैं और कभी आपको बहुत टफ क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, this is all from biology. Now I welcome Professor Sumit Upmanyu sir. He is the backbone of NTSC Guru right from the inception. So now I welcome Professor Sumit Upmanyu sir. So thanks Anurag sir for valuable tips on biology, एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे मैं तो खैर हमेशा डरते रहा हूँ। उससे पहले I would like also to thank Vipin sir for introducing a wonderful technique called SAW. अभी तक आप लोगों ने उसके बारे में देख ही लिया होगा दोस्तों। और साथ में रोहित सर, भायल सर, जो भी टीचर्स आपको वेल्युएबल टिप्स दे रहे हैं, मैं उन सबको बहुत थैंक्स देना चाहूँगा। दोस्तों अब मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की टिप्स बताना चाहूँगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर आप जानते हो कि आपके स्टेट एनटीएससी में नियरली यू विल गेट 26 क्वेश्चंस ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 13 ईच। और इन 13 चैप्टर्स के लिए आपको, इन 13 क्वेश्चंस के लिए आपको नियरली 10 to 11 चैप्टर्स पढ़ना होते हैं, बोथ इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली सबसे अच्छी बात यह है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का जो लेवल मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आता है वो बड़ा मॉडरेट किस्म का होता है। और अगर आप विद इन 40 डेज, जो नेक्स्ट 40 डेज हैं आपके पास, जो अब क्रूशियल टाइम बचा हुआ है, उसमें अगर आप बहुत सिस्टमैटिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री को प्रिपेयर करते हो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आउट ऑफ 26 क्वेश्चन आप इजीली 23 प्लस का स्कोर ला सकते हैं, और वो आपके चांसेस एनटीएससी क्रैक करने के बहुत अच्छे से बढ़ा देगा इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स और आप 26 आउट ऑफ 26 भी ला सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जैसा अभी जो विपिन सर ने एक वंडरफुल टेक्निक आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस की है, वो आपको केमिस्ट्री में भी अप्लाई करनी है। आगे हम लोग अगर केमिस्ट्री स्पेसिफिक बात करें दोस्तों, तो अच्छी बात केमिस्ट्री के पेपर में यह है कि नियरली 70 to 80% क्वेश्चंस, यानी 13 में से ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चंस, 8 to 9 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 10th क्लास सिलेबस से। और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हाईली रिपीटेटिंग है, हाईली रिपीटेटिंग। कई बार तो ऐसा हुआ है सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सेम स्टेट में 2 बार भी आया हुआ है,
एक ही पेपर में, तो हाईली रिपीटेटिंग है। तो आप 70-80% क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 10th क्लास से। ये मैं आपको इवन क्रैश कोर्स के लेक्चर्स में भी मैंने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है, और ये मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जैसे मान लीजिए एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी में भी है, और एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट ये चैप्टर आपको आपके स्टेट बोर्ड की बुक्स में भी है। तो आपको एनसीईआरटी से भी पढ़ना है और स्टेट बोर्ड की बुक से भी पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों। एग्जाम्पल यहां पर देखिए, राजस्थान टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उन्होंने यूजेस ऑफ आइसोटोप्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उसमें कोबाल्ट 60 का ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में दिया हुआ है। ये 12th के एनसीईआरटी में भी है खैर, पर राजस्थान में 10th में है। और आप देखिए उन्होंने 2018 में एग्जैक्टली वही सवाल बनाया कि कैंसर डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं आइसोटोप। अगर आपने ये पढ़ रखा है तो आप कोबाल्ट 60 को डायरेक्ट टिक करेंगे, विद इन 5 सेकेंड्स आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसकी इंटरेस्टिंग कहानी तो ये है कि वन ऑफ आवर स्टूडेंट मुकेश पारिक, ऑल इंडिया रैंक 3 2015, अ गुरुकुलम स्टूडेंट, सिर्फ इस पर्टिकुलर फैक्ट को उस समय वो मिस आउट कर गया। इस कारण से उसके फिजिक्स में आईआईटी के पेपर में टोटल फिजिक्स में उसके सिर्फ 4 मार्क्स कटे थे, उसमें से 2 मार्क्स इस क्वेश्चन के कारण थे। पर वो अलग बात है। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जब एनसीईआरटी में भी वो चैप्टर दिया हुआ है और आपके स्टेट बोर्ड के बुक्स में भी है, तो आपको दोनों से पढ़ना है। एक बार स्टेट बोर्ड की रीडिंग जरूर मारिए, क्योंकि जो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपको स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली मिलेंगे। तीसरा, केमिकल रिएक्शंस एनसीईआरटी प्लस स्टेट बोर्ड की बुक्स मिलाकर पढ़ लीजिए, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़ना ही नहीं है। गॉट द आइडिया? लेकिन कार्बोनेट्स कंपाउंड, हालांकि वो इस साल सीबीएसई में काफी मतलब हटा दिया गया है दिस पर्टिकुलर ईयर, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है फॉर एनटीएससी। उसमें जो फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन है वो एनसीईआरटी लेवल से ज्यादा पढ़नी है हमें, ठीक है। तो ये कुछ बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर मैं हाई वेटेज टॉपिक्स की बात करता हूं दोस्तों, तो कार्बोनेट्स कंपाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है पढ़ने के लिए। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, स्टरिफिकेशन रिएक्शन हैज बीन अ वेरी कॉमन रिएक्शन जो अलग अलग स्टेट्स में पूछी जा चुकी है, एनटीएससी फेज 2 में भी आती है, आइसोमेरिज्म। फिर कुछ टॉपिक्स को मैंने बोल्ड किया हुआ है, वो पिछले 3 साल के पूरे मोर देन 30 पेपर्स को जो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में होते हैं भारत में एनटीएससी के, उन्हें बहुत डीपली एनालाइज किया। अभी हम जब क्रैश कोर्स के लिए और हम जब एनटीएससी गुरु के लिए प्लान करते हैं, बहुत डेप्थ में एनालाइज किया है पिछले 3 साल के पेपर्स को, और मैंने ये पाया है कि रिएक्टिविटी सीरीज तो अपने को मुंह जबानी होनी चाहिए। रात को कोई 2 बजे भी अपने को भरी नींद से उठाकर पूछ ले कि रिएक्टिविटी सीरीज बोलो, तो अपने को फटाफट उसके एलिमेंट्स बोलते आ जाना चाहिए। वो आपको बहुत काम आती है। आप मान के चलिए कि आपके स्टेट के पेपर में भी रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करते हुए क्वेश्चन डेफिनेटली मिल ही जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट हैज बीन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे हालांकि इजी सवाल आते हैं, बहुत लेंदी सवाल नहीं आते, पर सवाल आते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के यूज पे तो भयानक सवाल आएंगे, और इनफैक्ट रिएक्टिविटी सीरीज का नॉलेज आपको ऑप्शन इलिमिनेशन में बहुत हेल्प कर देता है। ये मैं अभी जब सवाल करवाता हूं स्टूडेंट्स को क्रैश कोर्स में, तो मैं उन्हें बताता हूं कि केमिस्ट्री भी काफी लॉजिकली किया जा सकता है, सिर्फ याद होना जरूरी नहीं है, लॉजिकली आप ऑप्शंस इलिमिनेशन से भी कर सकते हो। देन रेडॉक्स रिएक्शंस, ये पिछले 3 साल में एक बहुत ही पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ गई है। पूछते हैं आपसे रिएक्शन का टाइप कौन सा है, कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन भारत के सभी राज्यों में काफी पॉपुलर अभी रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर लाइक सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। कलर्स हमें याद होना चाहिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स हमें याद होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। अगर हम लोग आगे देखते हैं, दिल्ली में 90% क्वेश्चंस तकरीबन 10th से ही आते हैं, ठीक है। सो दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपको 10th की बोर्ड की बुक्स पे ज्यादा फोकस करना है। बिहार में तकरीबन 50% क्वेश्चन, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर लेवल काफी अच्छा आता है पेपर का। 50% क्वेश्चन एडवांस लेवल को टच किए हुए हैं।
लेकिन उन्हें भी बहुत लॉजिकली किया जा सकता है 10th के लेवल पर फिर भी मैं कहूंगा थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स, हल्का सा, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, और थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट डेप्थ में, इतना आप पढ़ के रखिए, वो आपको फायदा देगा। बिहार में, उड़ीसा में, हरियाणा में, वेस्ट बंगाल में, अगर आप इन स्टेट्स को बिलोंग करते हैं तो। महाराष्ट्र में आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है, बढ़िया अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़िए, और ये तो खैर सभी स्टेट्स के लिए ट्रू है, आपको फायदा मिलेगा। जैसे महाराष्ट्र की एक एग्जांपल है दोस्तों, अब आपको कितना भी अच्छा केमिस्ट्री आता हो, पर अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है तो ये वाला क्वेश्चन आप कैसे करते? आप सोचिए, वो पूछ रहे हैं कि नेशनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी पुणे में किस साल में बनाई गई। अब ये इतना डायरेक्ट फैक्चुअल किताब का सवाल है कि अगर मैंने ये नहीं पढ़ रखा है तो मैं कितना भी अच्छा केमिस्ट्री जानता होऊंगा, भले मैं आईआईटी में AIR 1 को केमिस्ट्री पढ़ा चुका होऊंगा, पर मैं इसका आंसर नहीं कर सकता। तो ऐसे जो महाराष्ट्र वाले हैं, तो जो अपने माहिती पूरक जो सवाल होते हैं ना, जिनके अपने को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़िए दोस्तों। लेवल ऑफ केमिस्ट्री कैसा आता है? तो दोस्तों एडवांस्ड की मैंने आपको बता ही दिया, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, some southern states like Tamil Nadu, even Tamil Nadu has asked some of the very good questions on pH. इवन लॉगरिथम वगैरह पढ़ना भी बहुत फायदेमंद होता है, एंड दैट्स व्हाई इन मैथमेटिक्स, इन क्रैश कोर्स इन मैथमेटिक्स वी हैव केप्ट लॉगरिथम एज अ चैप्टर। हम लोगों ने लॉग को रखा है। तो पीएच पर अच्छे सवाल पूछे गए हैं, उसके लिए एक ट्रिक भी बताई हुई है मैंने, वो आप यूट्यूब पे देख चुके होंगे। तो तमिलनाडु, केरला, वो बच्चे थोड़ा एडवांस्ड पढ़ें। मॉडरेट दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब मॉडरेट में आते हैं दोस्तों, रूटीन एनसीईआरटी लेवल के सवाल, और इजी आते हैं थोड़े से। एमपी, गुजरात, यहाँ के पेपर थोड़े इजी होते हैं, पर कट ऑफ अच्छा रहता है। एमपी में एज हाई एज ऑलमोस्ट 90% कट ऑफ तक जाने लगा है दोस्तों, 90-92% कट ऑफ तक जाने लगा है। सो यू हैव अ वेरी लिमिटेड प्ले ऑफ क्वेश्चंस। आपके लिए जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत कम बचा है। पेपर आसान है तो कट ऑफ ज्यादा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जब तक था काफी अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन आए। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो 1-2 साल पेपर काफी इजी आए हैं, पर वापस से वो आंध्रा के ट्रैक पे जा सकते हैं। पंजाब, झारखंड, काफी डायरेक्ट सवाल आते हैं दोस्तों, ऐसा आप कर सकते हैं। अब जैसे बिहार का एक एग्जांपल देखिए, ये सवाल केमिकल काइनेटिक्स 12th के चैप्टर का, 12th का है दोस्तों। थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और मेरा तो ये स्पष्ट मानना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सिर्फ अपने स्टेट्स के पेपर नहीं, एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स के सारे स्टेट्स के पेपर्स कर लेना चाहिए, ठीक है। सो ये हम बात कर रहे थे दोस्तों अबाउट केमिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट फिजिक्स पे, ठीक है। और फिजिक्स का पेपर बड़ा बैलेंस्ड सा आता है, लेकिन पिछले 2-3 साल में एनटीएसी में काफी चेंज आया है हर स्टेट में। और अब मैं आपको फिजिक्स के हिसाब से कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो शेयर करना चाह रहा हूं, आप बहुत ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि फिजिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। केमिस्ट्री में फिर भी स्टूडेंट को लगता है कि चलो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट उस पर बेस्ड आएंगे तो हम कर लेंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों, एंड नाउअडेज लाइक द पोर्शन ऑफ न्यूमेरिकल हैज इंक्रीज्ड अक्रॉस द स्टेट्स। सभी स्टेट्स में थोड़ा न्यूमेरिकल का पोर्शन बढ़ गया है, ठीक है। तो फिजिक्स की बातें बड़ी ध्यान से सुनिए। स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग में मैं फिर से कहूंगा दोस्तों कि 100 टेक्निक ही अप्लाई कीजिए। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, एवरेज को फोकस कीजिए पहले, और जब एवरेज खत्म हो जाए तो फिर वीक पर आइए। ये टेक्निक जो विपिन सर ने आपको बताई हुई है उसी से फिजिक्स में करना है। थोड़े मॉडिफिकेशंस में जरूर करना चाहूंगा यहाँ पर दोस्तों। फिजिक्स में दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, जब मैंने पूरे भारत के सारे स्टेट्स के पेपर को जब एनालाइज किया, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन कि अगर आपका 9th का फिजिक्स स्ट्रांग है, जनरली वैसे भी स्टूडेंट्स को 10th का फिजिक्स ज्यादा अच्छा लगता है एज कंपेयर टू 9th फिजिक्स, पर अगर आप एक मैकेनिक्स मेनिएक स्टूडेंट हो और अगर आपको 9th का फिजिक्स ज्यादा अच्छा लग रहा है एज कंपेयर्ड टू 10th, तो फिर अगर 10th के चैप्टर्स आपके वीक भी हैं तो आप उन्हें वीक नहीं छोड़ सकते। अगर 100 टेक्निक में 10th के चैप्टर्स वीक की कैटेगरी में आते हैं तो फिर मेरा ये सजेशन होगा, सबसे पहले उस वीक को स्ट्रांग बनाइए। क्यों? क्योंकि रीजन है ये वाला।
मैंने टॉप 20 पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया जो हैं, टॉप 20 पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, जहां पर भारत का तकरीबन 85% पॉपुलेशन रहती है, वहां पर मैंने देखा तो पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे, अगर आप पिछले सिर्फ लास्ट ईयर ओनली लास्ट ईयर अगर आप उन स्टेट्स में देखें तो नियरली 95 क्वेश्चंस, कुड यू बिलीव, 95 क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ओनली। और अगर इसमें मैं लाइट चैप्टर और ऐड कर लूं तो फिर तो सोने पे सुहागा। यानी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और लाइट, ये 3 चैप्टर आपके बहुत अच्छे, लाइट में ऑब्वियसली 2 फॉर्मूले वाला चैप्टर है ह्यूमन आई, वो भी ऐड कर लो। अगर ये 4 चैप्टर आपके बहुत अच्छे हैं तो आपका फिजिक्स का ऑलमोस्ट 70% पेपर कर लोगे आप। तो इसलिए इन चैप्टर्स को तो वीक छोड़ा ही नहीं जा सकता, इन्हें तो डेप्थ में तैयार कीजिए, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। एंड नंबर 2, आई हैव सीन कि अगर इन स्टेट्स को एक भी क्वालिटी क्वेश्चन बनाना हुआ दोस्तों, तो वो क्वालिटी क्वेश्चन जो डिफरेंस क्रिएट करेगा एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट में, एक उस स्टूडेंट में जो एनटीएससी निकल गया और एक वो स्टूडेंट जो 1 नंबर से एनटीएससी में रह गया, उनमें जो डिफरेंशिएट करने वाले जो सवाल होते हैं वो मोस्ट लाइकली आपको इन्हीं 3 चैप्टर से मिलने वाले हैं, लाइट, एमईसी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। 70% क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से आते हैं दोस्तों। ये पिछले 3 साल के ट्रेंड के आधार पे मैं आपको एकदम श्योरिटी से कह सकता हूं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, और जो मैंने अभी आपको केमिस्ट्री में टिप्स बताई वही फिजिक्स में भी है, और इसलिए मेरा ये सजेशन है कि वो टिप्स आप फिजिक्स में ही फॉलो कीजिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी आपको आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, आईसीएसई के स्टूडेंट हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी से भी पढ़िए, आपकी आईसीएसई टेक्स्ट बुक से भी पढ़िए, और साथ ही साथ आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं आप उसकी टेक्स्ट बुक से भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़िए, ये बहुत जरूरी है। यहां पर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। एक तो एग्जांपल खैर आपके सामने दिल्ली का है, और एक क्वेश्चन बिहार का था। उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन बेसिकली अर्थ्स मैग्नेटिज्म से है, ये एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं है, लेकिन ये बिहार की टेक्स्ट बुक में मैग्नेटिज्म में डिटेल में है। तो आप अगर बिहार को बिलोंग करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको आपके एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, साथ में आप बिहार की बुक से भी वो चैप्टर पढ़िए, ऐसा आप जरूर कीजिए। ये मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया, फिजिक्स में भी यही पैटर्न फॉलो करना है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो इंटरनेट पे एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है एग्जाम्पलर, उसके सारे क्वेश्चंस कीजिए। डायरेक्ट उसमें पूछे हुए सवाल मैंने स्टेट एनटीएससी में देखे हुए हैं। अब जैसे दिल्ली का एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी v से चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड b में मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इतना डायरेक्ट सवाल है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें थोड़े एडवांस्ड एप्लीकेशन भी क्रॉस प्रोडक्ट के आए हुए हैं, पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल है, और ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, सिमिलर। तो आप डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाता है, इससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती किसी एग्जाम में। तो आप एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर जरूर सॉल्व कीजिए दोस्तों। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप यहाँ पे आप एक डाटा देखेंगे दोस्तों जो हम लोगों ने लिखा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मोर देन 8 क्वेश्चंस ऑन 13। आप समझ पा रहे हो, 13 में से 8 इतने क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। 4 to 7 क्वेश्चन इन गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी, तेलंगाना, इनमें चंडीगढ़, इनमें 4 to 7 थे, और एमपी, झारखंड में 4 से कम थे। तो आपको अपने स्टेट के पिछले 3 साल के पेपर, और मैं कह रहा हूं सारे स्टेट्स के पिछले 3 साल के पेपर जो केमिस्ट्री में भी कहा, कर लेना चाहिए। न्यूमेरिकल एक जैसे आते हैं, पर एक एनटीएससी में एक बहुत बड़ा चेंज पिछले 3 साल में, लास्ट 3 इयर्स में आई हैव बीन ऑब्जर्विंग। हमने ही किसी समय आपको टिप्स टू क्रैक एनटीएससी में आपने देखा ही होगा वो वीडियो विपिन सर का, डेफिनेटली, कि न्यूमेरिकल पे फोकस मत कीजिए। हम खुद ही कहते थे कुछ साल पहले तक, पर नाउअडेज द थिंग्स हैव चेंज्ड। न्यूमेरिकल पे फोकस करना है दोस्तों, ठीक है। न्यूमेरिकल का परसेंटेज बढ़ गया है, नियरली 50 to 70% क्वेश्चन अब न्यूमेरिकल आ रहे हैं। न्यूमेरिकल डायरेक्ट भी आते हैं, बहुत डायरेक्ट भी आते हैं, और बहुत अच्छे भी आ रहे हैं, पर खास बात यह है कि न्यूमेरिकल आ रहे हैं अब, तो न्यूमेरिकल करना जरूरी है।
चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो खैर अपने को याद रखना ही है, लेकिन मेरा हमेशा से मानना है जितना हम तैयारी के समय, और विपिन सर भी हमेशा लाइन कहते हैं, जितना हम तैयारी के समय पसीना बहाते हैं युद्ध की तैयारी के समय, उतना युद्ध में हमें खून कम बहाना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा सिंपल है, बच्चे मैंने देखा है कि उनको स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो याद रहते हैं, फोर्स इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, है ना, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये सब स्टैंडर्ड है, ये तो याद रहते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं पिछले 3 साल में एक ऐसा क्वेश्चन जो 26 स्टेट्स में आया हुआ है, जिसके जैसा सवाल, क्या उसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं रखना चाहोगे? क्या चाहोगे ना कि अगर उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो सीधे अप्लाई करें? वो है कि एक पार्टिकल डिस्टेंस s चलता है v1 स्पीड से, फिर डिस्टेंस s ही चलता है v2 स्पीड से, एवरेज स्पीड निकालो। जिन स्टूडेंट्स को याद रहेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, आंसर। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन इतना पॉपुलर है, काइनेटिक एनर्जी को p स्क्वायर बाय 2m, डायरेक्ट याद होना चाहिए। परसेंटेज चेंज का सवाल आया, तो परसेंटेज चेंज में एक बहुत बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताता हूं। अगर परसेंटेज चेंज 5% से कम है, तो जैसे अगर मान लीजिए पावर आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, उन्होंने बोला करंट में 1% इंक्रीज हुआ, पावर में क्या होगा, सीधे लगाओ, आई स्क्वायर है ना 2% इंक्रीज होगा, पावर में 2 है ना तो 2 इंटू 1 करेंगे। लेकिन यही परसेंटेज चेंज अगर 5% से ज्यादा है, तो एक फॉर्मूला जो हम ट्रिक में बताते हैं स्टूडेंट्स को 100 मानकर, वो ध्यान रखना। तो ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले खुद के बनाए हुए कई सारे याद रखोगे तो आपको पेपर्स देख के समझ में आ जाएगा कि फटाक से चीजें अपने को क्लिक होती हैं, वो बहुत मायने रखता है। जैसे आप ये देखिए, तो ये चंडीगढ़ का ही सवाल है, 2 बॉडीज हैव मासेस 2m एंड m, उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया, उनका लीनियर मोमेंटम का रेशियो। अब ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है, ke बराबर p स्क्वायर बाय 2m, आपको डायरेक्टली इसमें वैल्यू रखनी है बच्चे, आंसर आएगा। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लगा के उसको 6 लाइन का बनाना ही नहीं सवाल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला वो भी फ्रीक्वेंटली है, जैसे राजस्थान का सवाल देखिए, फोकल लेंथ लेंस की दी है 25 सेंटीमीटर, पावर डायप्टर में निकालो, डायरेक्ट फॉर्मूला है पावर इन डायप्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, सीधे लगाओ बच्चे, और ये बड़ा पॉपुलर है। अब इनमें भी गलतियां कैसे होती हैं, आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो बच्चा बोलता है सर मैं सेंटीमीटर को मीटर में करना भूल गया और आंसर गलत टिक करके आ गया, ये आंसर गलत कर देगा। अगर वो डायरेक्टली 1/25 लिख दे तो 25 को पहले मीटर में करना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवालों में ध्यान रखनी होती है। यूनिट्स का कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ एरर होता है जिसके आधार पे ऑप्शंस बनाए जाते हैं, ठीक है। पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी आए हैं। कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ हैं दोस्तों, आपको स्कूल में क्लास 9th में पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो सिखाया ही जाता है कि इनके स्लोप से अपने को क्या मिलता है, इनके एरिया से क्या मिलता है। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट ग्राफ भी याद रखिए। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलती है, फोर्स पोजीशन टाइम ग्राफ के एरिया से वर्क मिलता है, फोर्स टाइम ग्राफ के एरिया से हमें चेंज इन मोमेंटम मिलता है, मोमेंटम टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें फोर्स मिलता है, और अलग अलग जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा, ये सब भी ध्यान रखिए। अगर ये सब ध्यान रहेगा तो सवाल करने में बड़ी आसानी होती है। जैसे उड़ीसा में 2019 में सवाल आया कि फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि स्पीड निकालो। अब सीधे अगर किसी स्टूडेंट को याद है कि फोर्स टाइम ग्राफ के एरिया से चेंज इन मोमेंटम मिलता है, आ गई उसकी स्पीड, कुछ करना ही नहीं है, एरिया लिखो 10 सेकंड में आंसर है। नहीं आया तो ये सोचेगा वेरिएबल फोर्स तो 11th में पढ़ते हैं, ये वेरिएबल फोर्स है, ये तो 11th में पढ़ते हैं, तो बोलेगा ये तो बहुत टफ सवाल है। ये बहुत टफ सवाल नहीं है, ये बहुत इजी सवाल है। पर वही बात है कि हम वॉर की तैयारी में जितना स्वेट वी विल लाइक स्पेंड, जितना पसीना बहाएंगे उतना हमें खून कम बहाना पड़ेगा। तो ये कुछ ग्राफ्स जरूर पढ़िए, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज्यादा आते हैं। टाइम सेवर्स हम लोगों ने एनटीएससी गुरु में भी, लेक्चर्स में और अभी क्रैश कोर्स में भी टाइम सेवर्स दे रहे हैं। अब आप सोचिए ये वाला क्वेश्चन आप देखिए
कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल होता है। अब इसको जो बच्चा एनटीएससी के पेपर में करने बैठे, कहीं ना कहीं वो इसमें इतना टाइम लगा रहा होगा जो उसके मैथ्स के चीजों को, अब आपको 100 क्वेश्चन तो करना है बच्चे, तो उनको पढ़ने में ही टाइम लग जाता है और 120 मिनट तो मिल रहे हैं टोटल, और मैथ्स में टाइम लगेगा। तो कई सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट ऐसे याद रखिए दोस्तों जिन पर बेस्ड क्वेश्चन रिपीटेडली आए हैं। जैसे 1 किलोवाट आवर कितने जूल होता है, तो आपको याद होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, डायरेक्ट याद है, बढ़िया लगाइए। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। अब आपको अगर आपके एनटीएससी में सवाल आया 0.5 कूलम चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में गए होंगे, सीधे लिखो 1 कूलम के लिए इतने इलेक्ट्रॉन, तो 0.5 एम्पियर के लिए 0.5 कूलम एक सेकंड में, तो इसका आधा इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट होगा, नहीं क्या? और ये आपको फेज 2 में और आपके स्टेट्स में काम आ सकते हैं। ऐसे टाइम सेवर्स बहुत जरूरी हैं। जैसे 1 किलोवाट आवर का लास्ट 2 इयर्स में 12 अलग अलग स्टेट्स में पूछा जा चुका है, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इन्हें हम टाइम सेवर्स कहते हैं दोस्तों। ये सारे टाइम सेवर्स की लिस्ट, सारे ऑड फॉर्मूला की लिस्ट जो मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया, सारे ऑड ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट्स, ऑड फॉर्मूला की लिस्ट और टाइम सेवर्स की लिस्ट, ये सब एनटीएससी ग्रुप पे अभी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से ये लिस्ट लीजिए। लास्ट 40 डेज दोस्तों, जैसा विपिन सर हमेशा कहते हैं कि अपने को ड्रिंक स्लीप ईट एनटीएससी होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कुछ सरप्राइजेस के लिए भी तैयार रहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये सुपरपोजिशन थ्योरम आईई इरोडो करके आईआईटी की किताब होती है, जो इवन टॉप नॉच स्टूडेंट्स को, जिनसे हम टॉप रैंक की उम्मीद करते हैं ना, जैसे हमारा ध्रुव, मुकेश, गोविंद, ये जो सिंगल डिजिट में रैंक लाए, कार्तिक, उनको इरोडो करवाते हैं। ये इरोडो का सवाल हरियाणा ने 2019 में पूछ लिया। अब ये क्वेश्चन करवाते समय मुझे 10th वाले बच्चों को इतनी हंसी भी आती है कि कैसे करेगा 10th का अच्छा, पर मैंने क्रैश कोर्स में इसे बताया है कि स्क्वायर ग्रिड में क्या करना, ट्राइंगुलर ग्रिड में क्या करना, हेक्सागोनल ग्रिड में क्या करना, पर ऐसे सरप्राइज आ सकते हैं, ठीक है। और सरप्राइज दूसरे एंड पे भी आ सकते हैं। अब गुजरात ने पूछ लिया मास ऑफ मून कितना होता है, अब ये उनकी किताब में लिखा हुआ है, अब आपको कितना भी अच्छा फिजिक्स आता हो, फैक्चुअल है, ठीक है। तो सरप्राइजेस होते हैं। जैसे एक तेलंगाना का सरप्राइज देखिए, 13 क्वेश्चंस में फिजिक्स के 8 क्वेश्चंस सिर्फ लाइट चैप्टर से आ गए। यानी उस बच्चे ने अगर उस तेलंगाना में उस पर्टिकुलर ईयर में, अगर उस पर्टिकुलर ईयर में उस बच्चे ने लाइट चैप्टर छोड़ दिया, बाकी पूरा फिजिक्स अच्छे से पढ़ा हो, तो बेचारा कितना भी जान लगा ले उसका एनटीएससी में हो ही नहीं सकता। तो ऐसे सरप्राइजेस के लिए भी तैयार अपने को रहना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप 100 टेक्निक को फॉलो करें, पर कोशिश करें कि 40 दिन इतनी जान लड़ा दें दोस्तों, इतनी जान लड़ा दें कि आपको हर चैप्टर आप स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में चले जाएं। स्मार्टली खेलना है, सारे स्टेट्स के पेपर्स करना है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो ये फिजिक्स की कुछ टिप्स थी मेरे साइड से दोस्तों। इजी एवरेज टफ का वही तरीका है जो केमिस्ट्री में बताया। इजी आते हैं एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, आसाम, तेलंगाना, झारखंड, इजी लेवल पे हैं। मॉडरेट आते हैं दोस्तों पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, इनमें मॉडरेट आते हैं। हरियाणा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, इनमें थोड़े पेपर टफ साइड पे आते हैं। तो ये फिजिक्स में कुछ बातों को अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। अब मैं आई वुड लाइक टू कॉल रोहित सर वंस अगेन, लाइक रोहित गिरधर सर, टू गिव यू वैल्यूएबल टिप्स ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दोस्तों, मैथमेटिक्स, जिनके 20 क्वेश्चंस आते हैं। वेलकम रोहित सर। थैंक यू उपमन्यु सर। आपके फिजिक्स के दिए गए टिप्स बच्चों को फिजिक्स सेक्शन में स्कोर मैक्सिमाइज करने के बहुत काम आएंगे। एंड हाय अगेन, आई एम रोहित गिरधर, बैक टू डिस्कस टिप्स एंड ट्रिक्स एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न। मैथमेटिक्स में आपको क्लैरिटी है कि सेट का पार्ट है, आपको सिलेबस पता है, आपको ये पता है 20 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड, आपको ये पता है यू आर सपोज टू रीच टू द आंसर समहाउ, आपको ये भी पता है दैट our focus is not going to be on following the steps, our focus is going to be on reaching to the answer using option, using reasoning, using smart method or at times the normal method. So I will give you some tips जो आपकी मदद करेंगे to crack mathematics section of NTSC. I can understand that mathematics is Achilles heel of many, काफी लोगों का weak point है, पर देखते हैं कैसे हम इस सेक्शन में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, दी 100 टेक्निक विच वाज डिस्कस्ड इन स्टार्टिंग बाय विपिन सर, और आपको पता है स्ट्रॉन्ग
एवरेज और वीक को किस तरह से डील करना है, तो उसको हमेशा अपने दिमाग में रखिए। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स कि किस तरह से हम अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चंस आर इजी बट टाइम कंज्यूमिंग, रेगुलरिटी इज द की। रोज करना है, विदाउट फेल करना है, ये सोच के नहीं करना कि मैथ्स छोड़ दूंगा फिर भी पास हो जाऊंगा। एक एजेंडा बना के करना है, टॉपिक्स को डिवाइड करना है और उसके अकॉर्डिंग यू विल हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। सो की पॉइंट इज रोज प्रैक्टिस करो और टाइमर को सामने रख के प्रैक्टिस करो। भाई आपका जो सोशल स्टडीज में कम समय लगेगा 40 क्वेश्चंस में, उस समय को आप यूज कर सकते हो मैथमेटिक्स में। अब 20 सवाल कितनी देर में होते हैं? 20 मिनट में, 25 मिनट में, 30 मिनट में, 35 में, 40 में। आप एक काम कीजिए, आप टाइमर सामने रखिए और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। 20 जो हमारे ऐप पे आपको मिलेंगे, एनटीएससी गुरु के ऐप पे मिलेंगे, उनको आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। आप देखिए शुरू में 40 मिनट लगेगा, यू हैव गॉट 40 डेज, सो डोंट वरी, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। आज 40 मिनट लग रहा है, वो 35 पे आ जाएगा, वो 30 पे आ जाएगा। और याद रखना, द ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन 1 2 3 4 5 इसी सीक्वेंस में किया जाए। यार जो टॉपिक मुझे आता है पहले मैं उसके क्वेश्चन कर सकता हूँ, उसके बाद जो मेरा वीक एरिया है उसको एंड में करूंगा, सो दैट यू नो मेरा कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, राइट? तो जस्ट थिंक अबाउट इट। और एक एनालिसिस एंड एरर कॉपी बनाओ। देखो भाई बहुत बहुत जरूरी है मुझे पता चले कि मैं मिस्टेक कहाँ कर। एग्जाम के हफ्ता भर पहले यू कैन जस्ट स्कैन द एंटायर कॉपी एंड यू कैन रिवाइंड एंड रिवाइज। अच्छा, दीज आर द एरर्स आई नॉर्मली कमिट एंड यू विल हैव अ हैंडबुक फॉर दैट। एक हैंडबुक होगी आपके पास, आप ही की हैंडराइटिंग में, आप ही की कॉपी, सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो इसको आप जरूर कर लेना। अब देखिए ये सारी चीजें, हाउ डिफरेंट स्टेट्स रिस्पॉन्ड टू एनटीएससी मैथमेटिक्स, ये हमारी टीम ने रिसर्च करके निकाला है। मतलब ये वो 15 साल की मेहनत का परिणाम है कि दीज आर दी थिंग्स व्हिच वी आर एबल टू फिगर आउट। टॉपिक्स दैट आर नॉट इन सिलेबस बट आस्क्ड। मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जी जो कि पूछे जाते हैं पर सिलेबस में नहीं है, तो आप उस दिन पेपर सॉल्व करते समय क्रिब नहीं कर सकते, अरे यार ये तो पार्ट नहीं था सिलेबस का, कैसे पूछ लिया। अब पूछ लिया तो पूछ लिया। सो नाइंसाफी है तो है, पर हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये टॉपिक्स है नहीं पर पूछे जाते हैं, तो तैयारी कर लो, अब तो कोई नाइंसाफी नहीं होगी। गेटिंग द आइडिया? ओके। सम स्टेट्स में आस्क एचसीएफ एलसीएम, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि जूनियर क्लास में, तो बेसिकली 6th 7th 8th 9th वाले भी पूछ सकते हैं। अब वो तो आपको आता ही होगा, थोड़ा सा रिवाइज करके जाओगे तो थिंग्स विल बिकम मच इजियर फॉर यू। अब लेवल ऑफ मैथमेटिक्स सेक्शन वही कहूंगा मैं कि भाई कठिन है तो सबके लिए कठिन है, कट ऑफ नीचे जाएगा। सरल है तो जितने लोगों ने तैयारी की है उनके लिए सरल है, कट ऑफ ऊपर जाएगा। जस्ट बियर दैट इन माइंड। फिर भी दिस इज व्हाट आवर टीम फाउंड आउट। दिल्ली, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल में ट्रिकी, ब्रेन ट्विस्टर एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, नॉट लेंथी बट दे आर कैलकुलेशन बेस्ड। सो इफ यू आर फ्रॉम वन ऑफ दीज स्टेट्स, बियर दैट इन माइंड, टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस एंड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। देयर वोंट बी एनी सरप्राइजेस, राइट? If you are from Bihar, uncertainty in weightage and question level, पता नहीं क्या आएगा, ठीक है ना? Surprise for everyone. If you are from Karnataka, combination of easy and difficult questions, तो 20 में से कुछ easy होंगे, कुछ difficult होंगे, कुछ moderate होंगे, like socialism थोड़ा सा divided है। Rajasthan overall section is relatively easy. I don't know whether it would be easy for everybody or it would be easy specifically for you. So it totally is going to depend upon the level of preparation you do. 20 सवाल जल्दी से आंसर तक आपको पहुंचना है, यह आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देखो एक ट्रिकी सवाल दिया हुआ है, अब एक बार देख लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? यार सीधे तरीके से तो बहुत समय लगेगा, लगना भी चाहिए प्रॉपर मेथड से, मुझे तो आंसर तक पहुंचना है ना। तुम देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताना है और एक क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तुम बताओ कभी 16 आंसर हो सकता है? कभी तुम बताओ 4 आंसर हो सकता है? दोनों के दोनों 4 से एक्सीड हो जाएंगे, तो आंसर या तो 2 है या तो 3 है। डेफिनेटली यहाँ आंसर तो 2 ही होगा ना, 3 क्यों नहीं होगा? यार कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इस तरीके से 3 करेगा? थोड़ा सा सोचना आप। आई वुड नॉट गेट वेरी मच इनटू सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस, आई हैव गिवन यू सम आइडिया।
पॉइंट ये है ऑप्शन से कुछ करने की कोशिश करो, पॉइंट ये है आंसर तक जल्दी पहुंचने की कोशिश करो। सो टू सम इट अप, मैं आपको दो बातें बोलना चाहूंगा। पहली बात, रेगुलर प्रैक्टिस की टू सक्सेस, और दूसरी बात, रेगुलर प्रैक्टिस द की टू सक्सेस। ऑलराइट, आई विश यू ऑल द बेस्ट in cracking NTSC. Let you crack NTSC and come out in flying colors. Now is the time to get on with the next topic. तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा my colleague and important member of our team, Mr. Mukesh Bhayal. Mr. Mukesh Bhayal is an expert when it comes to social studies. वो आपको social studies crack करने के टिप्स देंगे और ये बताएंगे कितने सवाल आते हैं, कैसे अपना स्कोर मैक्सिमाइज किया जाए। So over to you मुकेश जी, welcome. थैंक यू रोहित सर। तो जैसा कि रोहित सर ने बोला, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल साइंस। देखिए, सोशल साइंस में 40 क्वेश्चंस आते हैं। सेट में टोटल जो 100 क्वेश्चंस हैं उसमें से 40% इज सोशल साइंस। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी सब्जेक्ट्स की तरह भी। तो कैसे आप सोशल साइंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल इन एनटीएससी। एक बात याद रखिएगा, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में अच्छा करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हैं कि यू विन विद ब्राइट कलर्स, तो उसके लिए जरूरी है कि हर एक पार्ट जो है आपका, हर एक सब्जेक्ट जो है उस पर आप इक्वली अपना एफर्ट लगाएं। तो सोशल साइंस में कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसको हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। द फर्स्ट थिंग इज द सॉ टेक्निक। तो जैसे विपिन सर ने बोला था, ये टेक्निक आप सोशल साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक चीज ये समझने की जरूरत है, स्पेशली सोशल साइंस के लिए, कि सोशल साइंस में बहुत सारे चैप्टर्स हैं 9th के और 10th के मिला के, इसलिए इसको आपको काफी स्पेसिफिकली फोकस करना होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नाउ वी गो ऑन टू अ फ्यू थिंग्स व्हिच वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट social science in particular. So an effective method for preparing social science subject now is solve the objective type questions. आपको questions को solve करना है and remember the answers. जो भी question आपने solve किया है उसका आंसर आपको याद होना चाहिए, रटना नहीं है, लेकिन जो भी चीज आपने solve कर ली है, समझ लिए, वो चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। That is when you can do well. आगे अगर हम बात करें, if you are reading chapter for the first time, अगर आप पढ़ने की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जो आपने पहले नहीं पढ़ी है, तो उसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना है, रीडिंग वाला पार्ट जो है वो उसको आप मॉर्निंग में कीजिए। सुबह सुबह हमारे माइंड, हमारी मेमोरी जो है वो फ्रेश होती है, इस कारण जो चीजें आप पढ़ते हैं वो आप ज्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं। जो मैप वाला पार्ट हो गया हमारा, या पिक्चर से रिलेटेड, क्योंकि देखिए मैप और पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो वाला पार्ट जो है वो आप इवनिंग के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैप्स को आप इजीली विजुअल फॉर्म में होता है तो उसको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप कब क्या पढ़ रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा यूज हाइलाइटर व्हाइल रीडिंग अ चैप्टर। जब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपके सामने बहुत सारी चीजें आती है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप क्या कीजिए, जो जो आपको लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट एग्जाम में आ सकता है, तो आप उसको हाईलाइट कर लीजिए। उससे क्या फायदा होगा, अगली बार जब आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है आपने सिर्फ उनको पढ़ लिया और आपका काम हो गया। तो 40 डेज की जो प्लानिंग है वो और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी इफ यू यूज ए हाईलाइटर व्हाइल रीडिंग। उसके अलावा अब हम आगे चलते हैं कि प्रिपेयर चार्ट्स। एक बहुत जरूरी चीज है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, डेट्स या दूसरी चीजें होंगी जैसे कि ईयर्स, इवेंट्स, कौन सी चीज हुई थी, किसने ऑर्गेनाइज की थी, इन सारी चीजों का आप एक चार्ट बना लीजिए, क्योंकि जब आप बाद में पढ़ेंगे तो चार्ट की हेल्प से बहुत इजीली चीजों को लर्न कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे चार्ट्स तो अपनी एनटीएससी गुरु ऐप जो है उस ऐप पर हैं, डाउनलोड सेक्शन में जाकर आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे आपका एफर्ट, देखिए हमारी एनालिसिस टीम जो है, एनटीएससी गुरु की जो पूरी टीम है, इस टीम ने बहुत मेहनत की है आपके लिए। तो हमने मेहनत करके, हमने एफर्ट्स लगा के जो चीजें टेलर मेड बना दी है, आप उनका यूज कर लीजिए। यहाँ जो चार्ट बनाने में आपका टाइम स्पेंड होता, उस टाइम का आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें पर्टिकुलरली हिस्ट्री की, तो देखिए हिस्ट्री में कई बार एक चीज जो आ जाती है, दैट इज डेट्स। तो हम लोगों को डेट याद करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि वो एग्जाम में आती है, उसका एक वेटेज है, तो याद करना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रिमेंबर ईयर ऑफ इवेंट्स, नेम ऑफ द इवेंट अलोंग विद द लीडर जिसने वो चीज की, आउटकम क्या था, इन सारी चीजों को अगर आप लिख लेंगे एक साथ, तो जब चीजें रिलेटेबल होती है कि आपने लीडर का नाम देखा है, तो लीडर के नाम के साथ साथ जो ईयर है वो भी इजीली याद हो जाता है।
तो अगर आप चीज़ों को सिर्फ एक एक डिस्क्रीट न रख के अगर ऐसे कंपाइल कर ले कि वो इंटरलिंक्ड हों, तो आपको उनको याद रखने में आसानी हो जाती है। मोर ओवर इन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वाइज, जैसे देखिए अगर आप सोशल साइंस में हम बात करें तो 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है और सिविक्स है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। इन इकोनॉमिक्स फोकस ऑन वेरियस कमिटीज, हेड्स ऑफ कमिटीज, कब वो बनी थी कमिटी, एस्टेब्लिश कब हुई थी, इन चीज़ों को याद रखना है। उसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो किस चीज़ में हमारी क्या रैंक है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है HDI, तो हम लेटेस्ट कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हमारी कंट्री की एवरेज इनकम क्या है, एवरेज इनकम के हिसाब से हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ये चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जियोग्राफी की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको मैप्स, रिवर्स, ड्रेनेज सिस्टम, पाइपलाइन हो गए, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें मैप पे आपको एक मैप आ जाएगा इंडिया का, आपको एक डॉट लगा देंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ है, तो आपको अपने नॉलेज के बेसिस पे उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ रखा है तो जियोग्राफी में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप सिविक्स की बात करें तो आपका फोकस जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हैं, उन चीज़ों पर होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है। आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बुक में जो जो चीज़ें गिवन हैं तो आप उनको बस समझ लें, आपका काम हो जाएगा। साथ ही हमारे जुडिशियल सिस्टम क्या है, पार्टीज कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये अगर चीज़ें आपको पता है तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज़ का। उसके अलावा हम कुछ और चीज़ें देखें, ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए, कुछ स्टेट्स में क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं एंड यू शुड बी रेडी। देखिए आप एक ऐसी एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं जो कि नेशनल टैलेंट एग्जाम है, तो टैलेंट उसी को कहा जाता है जो हर तरफ से सोच सकता है, जो एनालिटिकल है। ऐसे आपको स्पून फीडिंग टाइप के क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे हर बार के सीधा सीधा क्वेश्चन है और सीधा सीधा आंसर, हर बार ऐसा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि आपको उसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बोला था, सोशल साइंस इज नॉट ऑल अबाउट जस्ट लर्निंग, it is also about utilizing your brain and reaching a conclusion. Now, in some states like Karnataka and Delhi, they ask this statement and assertion based questions. तो ये भी हर जगह नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे कि अगर आप दिल्ली में हैं या आप कर्नाटक में हैं, हरियाणा में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आर्टिकल्स का ही बोला था, सिविक्स का अगर एक लें तो सेक्शन 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ untouchability. That is the first assertion. Now the reason, Act of 1989 has given some responsibilities for the government in the eradication of untouchability. तो untouchability एक क्राइम है, हम जानते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, बोथ A and R are true and they are also related to each other. तो ये चीज भी अगर आप समझते हैं तो it will give you an advantage. मोर ओवर, जैसे कि मैंने बोला था कि हर स्टेट में हर टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो अब हम ये समझते हैं कि आपका स्टेट किस चीज पर ज्यादा फोकस करता है, कौन कौन से स्टेट्स में कौन से मैप पूछे जाते हैं या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए इसको देखा जाए। असर्शन, रीजन, सेंटेंस एंड कंक्लूजन, इस टाइप के जैसा कि हमने अभी एग्जांपल लिया, ये क्वेश्चंस कर्नाटक में पूछे जाते हैं, तेलंगाना में पूछे जाते हैं, दिल्ली, हरियाणा वहां पर भी पूछे जाते हैं। डेट एंड इवेंट बेस्ड कहां कहां पर पूछे जाते हैं? बिहार, दिल्ली, गुजरात, ओडिशा, MP एंड आगे की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि मैप और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस ऑलवेज हमेशा पूछे जाते हैं। मैप से या पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस कहां पर पूछे जाते हैं? कर्नाटक और महाराष्ट्र में। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, महाराष्ट्र में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक पिक्चर बेस्ड, आपके सामने इमेज है, विच डांस फॉर्म हैज बीन शोन इन द पिक्चर printed below. ये क्वेश्चन पूछा गया था महाराष्ट्र में 2018. The correct option here is D, that is लावणी। तो महाराष्ट्र में एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पिक्चर या मैप कुछ भी हो सकता है, you should be prepared for it. Moreover, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभी हरियाणा में भी पूछे जाते हैं। हमेशा हरियाणा में मैप ये चीजें नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हाँ कभी कभी आ सकती है। Then these are the states which never ask maps. ये वाले जो स्टेट्स है, यहाँ पर आपको मैप में एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, हमारे एक्सपर्ट्स की जो टीम है उसने एनालिसिस की है पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस की, 15 साल का एक्सपीरियंस है हमारा, तो हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस का बेनिफिट
आपके भी हो और आपका एफर्ट हर जगह से बचाया जा सके ताकि आपके पास टाइम बचे, क्योंकि देखिए 40 दिन बचे हुए हैं। 40 दिन के हिसाब से हम ये सारी स्ट्रेटजी आपको बता रहे हैं। तो बिहार, दिल्ली, गुजरात, ओडिशा, एमपी, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और यूपी, यहाँ पर कभी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। नाउ अगर हम बात करें कि स्टेट्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो ये हमेशा मॉडरेट होता है, मतलब ना बहुत इजी होता है ना बहुत टफ होता है। लेकिन एक बात ये हमेशा याद रखिएगा, पेपर जो आपके लिए आ रहा है ना, वो आपके कंपटीटर्स के लिए भी आ रहा है। तो आप ये ना सोचे कि अच्छा मॉडरेट है या इजी है तो इसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग एफर्ट लगाएंगे और अगर आप नहीं लगाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। इसलिए फोकस ऑन रीडिंग, जितना हो सके पढ़िए, नॉलेज गेन कीजिए। 100 टेक्निक हमने आपको बताई है, उस टेक्निक का यूज कीजिए। ज्यादा ध्यान आपका होना चाहिए एवरेज टॉपिक पर, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहां पर आप एफर्ट लगाकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो दैट वुड बी इट ऑन माय पार्ट इन सोशल साइंस।